हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है मेनली रेस्पिरेशन में हम दो गैसेस की बात करते हैं, ऑक्सीजन एंड CO2, और दोनों ही गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो ब्लड है वो एज अ मीडियम काम करता है। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 97% ऑक्सीजन जो है उसको हमारे ब्लड में आरबीसी ट्रांसपोर्ट करते हैं, और बाकी की जो 3% ऑक्सीजन बचती है उसे प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो सिर्फ 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसी ट्रांसपोर्ट करते हैं। 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 माइनस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, और लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। तो अब हम बारी बारी से दोनों ही गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, और इसमें जो जनरली आपके पास क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में, जो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो आप सब बच्चों ने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर जो है रेड रहता है। तो ऑक्सीजन जब इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल मतलब कि ऑक्सीजन बाइंड करके हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ब्रेकअप होता है, टूटता है, तो ये वापस से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बना सकता है। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ लगभग 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस के जुड़ सकते हैं, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बाइंड होना डिपेंड करता है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे। तो जनरली ऐसा देखा गया है, अगर आप इस ग्राफ को भी ध्यान से देखो तो इस ग्राफ में अगर आप देखो तो वाई एक्सिस की तरफ हमें ये बता रखा है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है, और एक्स एक्सिस की तरफ हमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें एक सिग्मोइड कर्व मिल रहा है। सिग्मोइड कर्व होता है जिसकी शेप थोड़ी सी इस टाइप से जाती है, एस शेप। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंड करने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ रही है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि फिक्स हो जाती है। इट मीन्स अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कैसा है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कितनी है, और टेम्परेचर कितना है। तो ये भी बाकी फैक्टर्स हैं जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो सिग्मोइड कर्व मिला, जिसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया, इसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोल देते हैं। और अगर हमें फैक्टर्स का इफेक्ट स्टडी करना हो कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर का क्या इफेक्ट है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, तो उन फैक्टर्स को स्टडी करने में हमारा जो ये ग्राफ है ये बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होता है। अब हम बात करते हैं एल्वियोलाई की। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो एल्वियोलाई है यानी कि लंग्स के अंदर की जब हम बात करते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, लगभग 140 के अराउंड था, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम था। तो आपने बस ये बात याद रखनी है कि जहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन भी कम हो जाएगी। तो एल्वियोलाई के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी कम है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन भी कम है, और टेम्परेचर भी कम है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। लेकिन जब वहां से ट्रांसपोर्ट होकर गैसेस टिश्यूज में पहुंचती हैं, टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट जाता है और बाकी सारी चीजें इंक्रीज हो जाती हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब क्योंकि जब ये सारी चीजें कम थी और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, उस टाइम ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होने के संभावना थी। अब जब सारे फैक्टर्स उल्टे हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, तो वही कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, यानी कि अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था वो डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब अब सारे फैक्टर्स उसको तोड़ने में लग जाएंगे। तो इससे आप ये बात समझ सकते हो कि ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में जाकर तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, और टिश्यूज में जाकर वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है।
तो अगर हम 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड से लगभग 5 ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज तक पहुंच सकती है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो वो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, जो लगभग 20 से 25% बनता है, जो भी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। और जैसे ऑक्सीजन की बाइंडिंग ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है, ऐसे ही कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी इस बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा और ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा तो वहां पे जो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन है वो टूट जाएगा। मतलब वही सेम चीज है, उसी को आप कह सकते हो हमने रिवर्स कर दिया। तो बस आपने जो मेन बात याद रखनी है वो ये है कि जिस भी चीज का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाएगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर घट जाएगा तो वो टूट जाएगा, यानी कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेसेस रिवर्सिबल है, मतलब ये दोनों साइड चल सकते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हीमोग्लोबिन के साथ टिश्यूज में जाकर जुड़ती है, एल्वियोलाई पर आके वो टूट के रिलीज हो जाती है। मतलब कि जब तक वो टिश्यूज में रहेगा तो वो कंपाउंड की फॉर्म में रहेगा, एल्वियोलाई में आते ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। आरबीसी के अंदर इसके अलावा एक और एंजाइम है जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और उसके अलावा इसी एंजाइम की थोड़ी बहुत क्वांटिटी प्लाज्मा में भी पाई जाती है। तो ये एंजाइम भी इस रिएक्शन को दोनों साइड्स में कैरी ऑन करवा सकते हैं। मतलब ये एंजाइम अगर इसको मिल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर कार्बोनिक एसिड भी बनाएंगे, और यही एंजाइम इसका ब्रेक डाउन करके बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन भी बना सकता है। तो जब हम टिश्यूज में चले जाते हैं तो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में जाएगी, ब्लड से होती होती वो बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में चेंज हो जाएगी। जो यही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये ब्लड में जाती है तो वहां पर ये दो चीजें बनाएगी, बाइकार्बोनेट आयन यानी कि HCO3- और H+। और जब ये एल्वियोलाई में जाती है तो वहां पर ये टूट जाती है और टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देती है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो तीनों जगह पे हो रहा है। वो आरबीसी में भी हो रहा है, वो प्लाज्मा में भी हो रहा है, और वो आपका बाइकार्बोनेट की फॉर्म में भी होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रैप हो जाती है टिश्यूज के अंदर, वो एल्वियोलाई में जाके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो 100 ml अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा। 100 ml अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो वो 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन अगर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपको बच्चों थोड़ी सी याद रखनी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में मिल सकते हैं।